आपके अपने टारगेट विथ साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जैसे आपको पता है कि हमारी संस्कृत क्लास होती है और उसी श्रृंखला में आज हम फिर से एकत्रित। अर्पिता, प्रीत, मोनिका, संतोष, नवनीत, राणा, अर्पिता, शिव कुमार, पीपी यादव, कुमार, नवनीत, रावत। चलिए करते हैं आज की क्लास का लाइव। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला धातु का लट का रूप क्या होगा। कभी भी अगर आपसे लकार पूछा तो आपका देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। लट लकार उत्तम पुरुष हामी आवा हो जाएगा, लट छावा हो जाएगा। यहाँ पर मेरे साथियों जैसे ही आपसे लकार पूछा, लकार का मतलब है वर्तमान काल होता। एक तरफ आपको तीन निकालने हैं, पुरुष, मध्यम, साथियों और बहु। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, तीसरा अंतिम यहाँ पर आमी आवह आमह, आमी आवा आमह। ठीक है, यहाँ पर क्या कहता है, कहता है लट लकार उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष आवा लगता है ना। गच्छ में अगर आवा लग गया, अगर आवाह लग जाएगा क्या हो जाएगा, गच्छावा हो जाएगा। क्या होगा, गच्छावा हो जाएगा। विकल्प आपका क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। कई बार हमने बताया और क्या घूम फिर के आ जाती तो सब है। संस्कृत में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं हर चीजों आया। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कादियो माँ वसन। जैसे अगर आपने इतना याद रखा है, कादियो का मतलब होता है का से कर, का क्या, का से लेकर माँ बसाना, माँ तक बसने वाले, का से लेकर माँ तक वर्ण है वो सभी इस आते हैं। का से लेकर माँ तक आ जाएगा, आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है का प्लस आ का हो जाएगा, का प्लस खा हो जाएगा, आ की मात्रा हो। अब देखिएगा का प्लस आ क्या हो गया, का हो गया। साथियों क्या है, का प्लस खा प्लस आ। अब का प्लस आ खा देखें क्या बनता है, बड़ा आ की मात्रा हो गया, क्या हो जाए। आगे देखिए है अंग और आह वर्गों की क्या होती है। अब आप सभी को पता है अंग क्या है, अंग अनुस्वार है। क्या है, अनुस्वार है। और अगर हम आह की बात करें तो आह क्या हो जाएगा, विसर्ग। क्या है, अनुस्वार है, एक क्या है, विसर्ग है। दोनों को हम क्या कहते हैं, अयोग वह कहते हैं। अयोग वह होने क्या, अयोग वह संज्ञा हो जाएगी। विकल्प आपका राइट हो जाएगा। कहता है अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते, 4 5 6 7। विकल्प क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कौन कौन से, पहला होता है प्रस्तम, बात करें क्या हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, सम सम। पांचवा क्या होगा, सम हो जाएगा। 5 अभ्यंतर
साथियों राइट हो, राइट हो। अगला क्वेश्चन है, कहता है जस प्रत्याहार के अंदर कौन से वर्ण आते हैं? जब, गड़द, जब, गड़द, जब, गड़द, झब, घड़द। जैसे आपने देखा पूछा क्या गया, जस क्या पूछा, जस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? याद रखिए प्रत्याहार में मेरे साथियों 5 आते हैं। क्या कितने आते हैं? 5। अगर पूछा जाए क्या क्या आता है, जब, गड़द, सा, का इत्या हो जाती है, ताकि क्या होती है, संज्ञा होता है, हो जाती है जब, गड़द। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? जब, गड़द हो जाएगा साथियों, राइट हो, विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संवार प्रयत्न कति वर्णा भवति। संवार प्रयत्न, सभी साथी एक बार जबरदस्त तरीके से बात का आंसर दें। संवार प्रयत्न क्या होता है? वैसे ही आपसे पूछा, आपने कहा हस, ना, सा, स, यानी हस प्रत्याहार होता है नाद में, हस प्रत्याहार होता है सगु, और हस प्रत्याहार होता है संवार में। नाद, सगु और प्रत्याहार होता है। अब हस प्रत्याहार में क्या आता है? आया, वरट, दड़, ठीक है, पंचम वर्ण है, चौथा वर्ण है और तीसरा वर्ण है। तो 5 5 10 पंदियां 15 15 वर्ण तो हो गए, 16 17 18 19 और 5 वर्ण तुम्हारे ये, 5 वर्ण ये और 15 वर्ण ये, वर्ण कितने जाएंगे? 30 वर्ण हो जाएंगे, विकल्प राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते, कहता है अल्प प्राण प्रयत्ने कति वर्ण। अब देखिए कहता है अल्प प्राण, अल्प प्राण में प्रयत्न में कति वर्ण, कितने वर्ण होते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा गया अल्प प्राण प्रयत्न वर्ण होते, तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, का तीसरा वर्ण, का पांचवा, इसके अलावा ला, रा, ला, वा क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। एक वर्ग में वर्ण, 5 वर्ग में कितने होंगे? 15 हो जाए, 4 ये हो गए, कितने हो गए? 4 ये हो, 15 4 कितने हो जाने हैं? जाने हैं, विकल्प आपका क्या हो जाएगा? जाना है, क्या हो जाना है? जाएगा। अगला प्रश्न कहते हैं उपधमानीय वर्णा अस्ति। अब देखिएगा यहाँ पर पूछा है उपधमानीय वर्ण है, जैसे पूछा यहाँ पर आपको याद रखना है उपधमानी है वह अर्ध विसर्ग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जाता है। मेरे साथियों 2 वर्ण आते हैं, एक तो पा और फा। पा के आगे ये अगर मात्रा लगी हो अर्ध विसर्ग होगा, पा के सामने ये मात्रा लगी हो अर्ध विसर्ग जाएंगे। यहाँ पर कहता है का, ला, पा और टा, विकल्प क्या हो जाएगा? जाएगा पा, राइट विकल्प करना है, पा राइट विकल्प। अगला क्वेश्चन, वर्णे कति मात्रा भवति, यानी यहाँ पर आपसे पूछा है वर्ण की कति, कति मतलब कितनी मात्रा होती है। याद रखना अगर हस्व वर्ण दिया हो मात्रा, अगर वर्ण दिया हो तो मात्राएं, अगर प्लुत वर्ण दिया हो मात्राएं, और हाँ अगर मेरे व्यंजन वर्ण दिए हो तो उनकी अर्ध मात्रिका होती है, आधी मात्रा होती है, आधी मात्रा होती है। राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? तो आवाज नहीं साफ आ रही है क्या? व्यंजन वर्ण की आधी मात्रा जाएगी, शी विकल्प हो जाएगा, अर्धमात्रिक हो जाएगा। क्या? अर्धमात्रिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पितरौ पद में कौन सा समास है?
अब जैसे यहाँ पर देखा पितरऊ, आपने क्या देखा कि पितरों में औ की मात्रा है, यानी ये द्विवचन शब्द होता है। कैसा होता है? द्विवचन शब्द होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर द्विवचन है, यानी द्विवचन का मतलब क्या है? दो लोग हैं। और अगर पितरों, पितरों का मतलब क्या होता है? पिता। अब दो पिता तो होंगे नहीं, लेकिन पिता दो लोगों से मिलकर बना है, यानी माता चा पिता चा, माता चा पिता चा। तो पहला पद माता हो गया, दूसरा पद पिता हो गया, दो पद हो गए। और अगर दो पद हैं तो द्वंद्व हो जाएगा, दो पद है तो द्वंद्व हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या होगा? डी विकल्प चला जाएगा, द्वंद्व समास हो जाना है, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? आगे बढ़ते जल्दी से बताइएगा। कहता है पठंतु रूप का लकार है, पठंतु रूप का लकार है। अब देखिएगा, हमने आपको क्या ये बात बताई नहीं है कि तू ताम का अंत करो। हमने आपसे क्या कहा कि अगर किसी ने आज्ञा दी तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे तू ताम का अंत करो, तू ताम का अंत करो वरना लौट जाएंगे। अब यहाँ पर जो आज्ञा है इसमें हमेशा लोट लकार होती है ना? एक वचन होता है, द्विवचन होता है और यहाँ पर बहुवचन होता है। यहाँ पर हम बात करें प्रथम पुरुष होगा, मध्यम पुरुष होगा, उत्तम होगा। पठ धातु पठतु, पठताम और पठंतु हो जाएगा, पठत पठताम पठंतु हो जाएगा। यानी यहाँ पर पठ धातु में तू लगा है, पठ धातु में ताम लगा है, पठ धातु में अंतु लगा है। तो वही कहता है तू ताम का अंतु करो, यानी लोट लकार हो जाएगा। विकल्प मेरे साथियों सी राइट हो जाना है, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, अभी तो आवाज सही आ रही? चलिए प्रतिभा जी, ये था ना माइक नीचे लगा हुआ था तो सोचा आवाज सही जानी चाहिए, आप लोगों को सुनाई नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। कहता है घन श्याम में समास बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर है घन श्याम, घन श्याम, श्याम का मतलब क्या होते हैं? काले होता है, और घन का मतलब होता है बादल। अब यहाँ पर क्या है? बादल काले, यानी यहाँ पर विशेषता क्या हुई? कहने का मतलब काले बादल हो गया। अब काले बादल को हम क्या कह सकते हैं? जब हम इन दोनों पद को अलग करेंगे तो हम क्या कहेंगे? घन इव श्यामा, यानी बादल के समान काले। क्या कहेंगे? बादल के समान काले हो जाएगा, घन इव श्यामा हो जाएगा। यहाँ पर घन इव श्यामा, काले बादल यानी बादल के समान काले, काले यानी बादल के समान, बादल के समान काले हो जाएगा, बादल के समान काले। तो काले को हमने क्या कहा? श्याम कह दिया, बादल को घन कह दिया, के समान को हमने इव कह दिया। अर्थात यहाँ पर क्या चला जाएगा? कर्मधारय चला जाएगा, विशेषण विशेष से संबंध हो जाएगा, विशेषण विशेष से संबंध हो जाना है। कहता है अक्षीणा में समास होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहता है? कहता है अक्षीण, कहता है तत्पुरुष है, दिगु है, कर्मधारय है या नंच है। तो यहाँ पर दो पद होंगे, जब भी समास पूछा जाए दो पद निकालिए। कि भी हम दो पद करेंगे तो पहला पद क्या होगा? आ हो जाएगा, और दूसरा पद क्या हो जाएगा? क्षीणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षीणा हो जाएगा। अक्षीणा को हम क्या कहेंगे? न क्षीणा इत अक्षीण, न क्षीणा। आ का मतलब क्या होगा? ना हो जाएगा, और क्षीणा का मतलब क्या होगा? ना हो जाएगा। न क्षीणा अक्षीण, न क्षीणा इति अक्षीणा। यहाँ पर कहता है तत्पुरुष होगा, दिगु होगा, कर्मधारय होगा, नंच होगा। अब देखिएगा तत्पुरुष में साथियों विभक्ति चिन्ह लोप होते, ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिगु में पहला पद संख्या होना चाहिए, है नहीं। कहता है कर्मधारय होगा, यानी विशेषण विशेष से संबंध होगा, या नंच हो जाएगा, डी विकल्प होगा नंच। कहता है आ अन
ना, ना, गैर। ठीक है, इनमें साथियों निंच तत्पुरुष हो जाता है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। बहुत बढ़िया, नंच तत्पुरुष। अगर पूछा जाए नंच का अर्थ क्या होता है, नंच का अर्थ होता है नहीं। का अर्थ क्या होता है, नहीं होता है। डी विकल्प मेरे साथियों राइट चला जाना है। कहता है व्रत तस्तु का संधि विच्छेद बताइएगा। क्या कहता है, कहता है व्रत तस्तु का संधि विच्छेद बताइए। अब जैसे यहाँ पर लिखा है व्रत तस्तु, व्रत तस्तु, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर व्रत तस्तु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या दिखा, सबसे पहले व्रत धन तस्तु, तस्तु का अर्थ नहीं है। व्रतता धंतु ये तो हो सकता है, व्रतस धंतु या व्रत धंतु ये भी नहीं। कहता है कि अगर विसर्ग के बाद हर प्रत्याहार आए, यानी पहला दूसरा चा खा शा हर प्रत्याहार आए, तो ये जो विसर्ग होता है ना, विसर्ग, सर्ग सा खा सा में बदल जाता है, सा खा शा में बदल जाता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, सा लिखा है, इसका मतलब ये सा में बदला होगा, तभी तो सत्व संधि होगी, तभी तो सत्व संधि होगी कि नहीं होगी। सत्व संधि कहता है विसर्ग का सा हो जाता है। क्या कहता है, विसर्ग का सा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कहते हैं व्रततः, व्रततः धन, तथा धंतु हो जाता है, वो होता है व्रतस्तु, व्रतस्तु, व्रतस्तु हो जाता है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, व्रततः धन, व्रततः धन तु हो जाएगा। आगे कहता है अतः अव्यय किसका बोधक होता है, रीति का, काल का, प्रश्न का, समुच्चय का। अब देखिए यहाँ पर कहा अतः, अतः, अतः को हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए, इसी, यानी ये क्या कह सकते हैं, कारण को दर्शाता है या साथियों परिणाम को दर्शाता है। कारण को दर्शाएगा या परिणाम को दर्शाएगा। जैसे हम आपसे कहें मैं बहुत देर से निकली थी इसीलिए लेट हो गई, मैं घर से देर से निकली अतः देर से पहुंची। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अतः है वो परिणाम दिखाता है या कारण बताता है। अब जो कारण होते हैं, एक बात बताओ, क्या वो समय को बताएंगे, प्रश्न को बताएंगे, समुच्चय को बताएंगे? नहीं। क्या बताएंगे, रीति बताएंगे। रीति का मतलब क्या होता है, तौर तरीका होता है। तौर तरीका का मतलब होता है कार्य करने का तरीका, कार्य करने का। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पर भी हम समुच्चय बता दें कि साथियों इसका प्रयोग हम समुच्चय में भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम समुच्चय में भी कर सकते हैं। कब, जब दो को जोड़ा जाए, दो को जोड़ा जाए, दो को जोड़ा जाए। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि मैं घर से सही समय पर निकला, पहले अतः सही समय पर पहुंचा, अतः सही समय पर पहुंचा। मेरे सही पहुंचने के कारण, मेरे सही पहुंचने के कारण, यानी देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। एक अतः का प्रयोग हम समुच्चय में भी कर सकते हैं, दूसरे अतः का प्रयोग हम रीति में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए दोनों में से हमें चुनना किसको है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में समुच्चय पड़ा है, अगर ऑप्शन में समुच्चय पड़ा है, क्योंकि हमने सोचा शायद यहाँ रीति है, यहाँ पर सभी रीति है, काल है, और यहाँ पर आपका प्रश्न है, और चौथे स्थान। अगर स्थान होता तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर समुच्चय दिया है, यानी समुदाय बनवाया गया है, तो डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। 10 का भाई इतना पीछे है, 11 का डी हो जाएगा। 11 12 भी कहाँ से चल रहा है, ठीक है, ये बात आप सभी लोग याद रखना, ठीक है, कि अगर ऑप्शन में समुच्चय दिया है तो 100% समुच्चय होगा, क्योंकि समुच्चय क्या करता है, समुदाय, समुदाय बनाता है। समुच्चय क्या करता है, समुदाय बनवाता है, समूह बनवाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नहीं संतोष जी, जो इसमें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। देखिएगा यहाँ पर रीति होता है, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर रीति होता है ना, यहाँ पर प्रश्न होता है, यहाँ पर
आपका परिमाण होता। तो अगर ये चारों यहाँ पर क्रिया विशेषण के पार्ट होते, अगर क्रिया विशेषण दिए होते चारों पार्ट, तो अगर क्रिया विशेषण होता तो 100% रीतिवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ पर चारों ना देके यहाँ पर समुच्चय दे दिया। देखिएगा, यहाँ रीति है, यहाँ पर काल है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न कर दिया और यहाँ पर समुच्चय कर दिया, यानी यहाँ पर ऑप्शन ही चेंज कर दिए। तो अगर यहाँ पर समुच्चय दिया है तो सबसे पहले आपको समुच्चय करना होगा, अगर समुच्चय नहीं है तो आपको सेकेंड नंबर पर रीतिवाचक करना होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखना, जिन जिन लोगों का गलत हुआ है ये बात भाई याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला प्रश्न जल्दी से बताइए। कहता है प्रयोक्तम में प्रत्यय लगा है, प्रयोक्तम में प्रत्यय लगा है, जल्दी से बताइएगा प्रयोक्तम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए, अब देखिएगा, वही तो कहते हैं एक एक क्वेश्चन के दो दो आंसर निकलते हैं, तब हमें जो बेस्ट होता है उसको टिक लगाना पड़ता है। कहता है प्रयोक्तम में, अब देखिएगा कई लोग जैसे ही प्रयोक्तम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखा है प्रयोक्तम, अब आप लोग अपना आंसर कैसे निकालें। देखिए कहता है तुमुन, तुमुन में पीछे तुम लगा होगा, ठीक है, पूरा कर लेना। अक्ता में हमेशा ता ही नहीं लिखना, क्योंकि अगर ता निकालोगे तो नहीं लगेगा। कहते हैं इसमें ता और तम लगता है, तो अगर इसमें तम है इसमें भी तो तम है। तव्यत में तव्य, तव्या और तव्यम होता है, ठीक है, तो अगर हम तव्यम करेंगे तो भी नहीं होता। अनियर में अनीय होता है, क्या होता है, अनीय होता है, अनिया होता है, अनियम होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो पीछे क्या लगा है, तम लगा है, और तम के होने से क्या हो जाएगा, शी विकल्प हो जाएगा, अक्ता हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है परिणीय में प्रत्यय है। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको बताना है परिणीय में कौन सा प्रत्यय है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, परि है बिल्कुल है। अब यहाँ पर ऋणी, ऋणी का मतलब क्या हो जाएगा, अनीय प्रत्यय होगा, क्योंकि अगर अनीय प्रत्यय होगा तभी तो उसमें अनीय लगा होगा, है ना, अनीय, अनिया या अनियम होगा। व्यप होगा तो पीछे या होगा और आगे उपसर्ग होगा। अगर अक्ता है तो ता तम हो जाएगा। अगर अक्तवतु है तो ता प्लस वान वती वत हो जाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, परिणीय हो लिखा है कि परिणीय में प्रत्यय है, तो परिणीय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, अनीय प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनीय प्रत्यय हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ठीक है, सभी का सही और हमारा भी। आगे बढ़ते हैं, कहता है आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। तो जब हम हिंदी पढ़ते हैं या जब हम कोई भी पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, ये सभी भाषाएं जो भी भारतीय भाषाएं हैं वो जहां से निकल के आई वह मूल भाषा हमारी क्या है, संस्कृत है। संस्कृत से ही साथियों पाली का जन्म हुआ, पाली ही आगे चलकर प्राकृत में कन्वर्ट हुई। प्राकृत के बाद साथियों जो नेक्स्ट चरण चला था वो अपभ्रंश चला था। अपभ्रंश के बाद उसमें थोड़ी और अधिक थी, अब हट्ट हो गई। क्या हो गई, अब हट्ट हो गई, और अब हट्ट आगे चलकर पुरानी हिंदी में बदल गई। किसमें, पुरानी हिंदी में बदल गई। तो चाहे तो हम पाली की देखें तो भी संस्कृत होगी, प्राकृत की देखें तो भी संस्कृत होगी, अपभ्रंश की जननी आदि देखी जाए तो भी संस्कृत होगी, यानी इन सभी की माता संस्कृत ही रही है। अंग्रेजी तो भाषा है, अंग्रेजी तो भाषा है, तो ना हिंदी ना तमिल, क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। इसलिए जो भी आदि रचनाएं हैं, जो भी आदि रचनाएं हैं वह किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है।
है। अगला प्रश्न कहता है जननी का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि जननी का पर्यायवाची क्या नहीं है। जननी का पर्यायवाची नहीं है। धात्री, माता, जन्मदात्री या पार्वती। तो जननी का पर्यायवाची माँ को देखो धात्री कहते हैं, माता कहते हैं, जन्म देती है तो जन्मदात्री होती है। पार्वती नहीं होती है, डी विकल्प हो जाती है। माँ को धाया कहा जाता है, माँ को प्रसूता कहा जाता है, माँ को अम्बा कहा जाता है, माँ को माँ कहा जाता है। यहाँ पर पार्वती नहीं कहा गया क्योंकि पार्वती कौन थी? शंकर जी की पत्नी थी और गणेश की अम्मा थी। शंकर जी की पत्नी थी और गणेश की अम्मा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। तो आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। आज 20 ही प्रश्न थे। तो मिलते हैं कल फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए प्रश्नों के साथ। तो अभी हमें दीजिए जाने की इजाजत।